पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी भी काफ़ी अच्छी है। तो चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ। आज की कहानी भी ठीक वहीं से शुरू हुई है कल जहाँ पर ख़त्म हुई थी। यानी कि पुष्पा को काकू जो है कहती है कि मैं तेरे हौसलों की और हिम्मत की परीक्षा लूंगी। तू मुझे अपने घायल हाथों से एक कप चाय किचन से बना के पिला दे। तो पुष्पा काकू का चैलेंज स्वीकार करती है और किचन में जाके वो चाय बनाना शुरू करती है। काकू उसे कौन सा चीज सामान कहाँ रखा है इसका इंस्ट्रक्शन देते रहती हैं। और फिर पुष्पा जो है वो चाय बनाती है। लेकिन जब चाय को प्याली में छानने का समय आता है तो काकू कहती हैं कि अब बताओ, अब तुम कैसे छानोगी, अभी तो तुम्हें मेरी मदद लेनी पड़ेगी। तो पुष्पा कलछी निकालती है और बहुत अच्छे से कलछी को पकड़ती है, बहुत टेक्निकल तरीके से पकड़ती है और कप में कलछी से चाय छान लेती है। उसके इस बुद्धि को देखकर काकू कहती हैं कि मैंने कहा था ना कि तेरे पास अगर हौसला है और साथ में बुद्धि है, यानी कि तेरा दिल और दिमाग सही जगह पे है, तो किसी भी किस्म की कोई मुसीबत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। देख कितना अच्छा से तू इन्हीं घायल हाथों से मेरे लिए चाय बना दे। तो पुष्पा को काफी बल मिलता है काकू की बात सुनकर। अब आगे वीरेंद्र सतेलवार को दिखाया गया है कि वो जा ही रहा होता है अपनी गाड़ी में, तभी उसे जुगल घेर लेता है। और जुगल इस बार उसे वीरेन भाई साहब नहीं कह के सीधा वीरेन कहता है। जैसे ही जुगल वीरेन से तलवार को सीधा वीरेन कहता है, तभी वो समझ जाता है कि जुगल काफी गुस्से में है। और उसके बाद जुगल जो है वीरेन से तलवार से कहता है कि जब सुब्रा अपना मुहिम चला रही थी पटोला को लेकर, तो आपने नारी शक्ति का काफी अपमान किया था। और उस वक्त भी आपने जो लोगों को भेजा था मसाल लेकर, तो उस दिन मेरे अंदर का जानवर जाग गया था। सो आपने भी देखा था कि मैंने क्या किया था उन लोगों का हाल। फिर सुब्रा भी गुजर गई और मैंने अपने अंदर के जानवर को समेट लिया। लेकिन जब आज फिर वही काम पुष्पा करने निकली है, तो आप मेरे अंदर के जानवर को जगाने लगे हैं। और वो कॉलर पकड़कर वीरेंद्र सतलवार को धमकाता है कि अगर आप पुष्पा के मुहिम के रास्ते में आए और कुछ भी बिगाड़ो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा वीरेन, तुम देख लेना। तो वीरेन घबरा जाता है जुगल के इस रूप को देखकर और कहता है कि मैं क्यों करूंगा पुष्पा के साथ कुछ भी। तो फिर जुगल कहता है कि जो कुछ किया है आपने किया है। तो इस पर वीरेन कहता है, वीरेन से तलवार, कि हाँ किया है तो कर लो पता। तो जुगल कहता है कि आप मेरे अंदर के जानवर को ललकार रहे हैं और ये बहुत महंगा पड़ेगा। उसके बाद कुछ धमकी वीरेंद्र से तलवार भी देता है। लेकिन चूंकि वो जुगल के इस व्यवहार से डर गया है, इसलिए वो कॉलर छुड़ाता है और सीधा होता है। और फिर जुगल वहां से धमकी देकर वीरेंद्र से तलवार को चला जाता है। जुगल को जाते हुए देखता है वीरेंद्र से तलवार और कहता है कि अपने आप से कहता है कि इस जुगल का कुछ ना कुछ पुख्ता प्रबंध करना पड़ेगा, वरना मैं पुष्पा को उसकी मुहिम से पीछे हटा नहीं पाऊंगा। अब आगे का सीन पुष्पा के घर का है। पुष्पा अपने यहाँ किचन में आती है तो देखती है कि दीप्ति, अश्विन, चिराग और राशि सभी आपस में मिलकर किचन में पूरा टिफिन सर्विस यानी कि टिफिन डब्बे में कस्टमर का खाना भर रहे हैं। तो वो कहती है कि अरे वाह, यहाँ तो तुम लोगों ने पूरे होटल की तरह खोल रखा है। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ मम्मी, हम चारों मिलके तेरा टिफिन सर्विस संभाल रहे हैं। तो पुष्पा कहती है कि वो तो मैं देख ही रही हूँ, लेकिन ये तुम लोगों ने इतना क्यों फैला दिया है। तो चिराग कहता है कि मम्मी, हमें तो ऐसे ही काम करने आता है। तो पुष्पा कहती है अच्छा चल कोई बात नहीं, बाद में सफाई हो जाएगी। उसके बाद चिराग कहता है कि मम्मी, हम सबकी ऐसी फीलिंग हो गई है ना कि तू माँ दुर्गा है और हम सब तेरे 8-10 हाथ है। और उसके बाद चिराग, राशि और दीप्ति, ये लोग हाथ में कुछ बर्तन वगैरह पकड़ लेते हैं और पुष्पा के पीछे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये देख,
तू सामने दुर्गा माँ है और हम सब तेरे 10 हाथ है। तो पुष्पा को काफी सहारा मिलता है, काफी सपोर्ट मिलता है बच्चों के इस तरह की बातों से। और वो कहती है कि सही में आज मुझे महसूस हो रहा है कि तुम सब मेरे हाथ हो, ठीक वैसे ही जैसे दुर्गा माँ के 10 हाथ थे। अब इधर दिखाया गया है कि मास्टर जी वापस पाटन जा रहे हैं। तो पुष्पा और दीप्ति, अश्विन, चिराग, राशि सब उसे उन्हें छोड़ने के लिए बाहर आए हैं। तो पुष्पा उन्हें समझाती है कि मास्टर जी आप यहाँ से जा रहे हैं, मुझे काफी अंदर में घबराहट सी हो रही है। तो मास्टर जी पूछते हैं ये घबराहट क्यों हो रही है। तो पुष्पा कहती है दरअसल वहां पे वीरेंद्र से तलवार है और मुझे लगता है कि कहीं वो आपको भी कुछ ना करे, क्योंकि आपकी उम्र भी हो गई है और आपकी तबीयत की भी बात है। तो मास्टर जी कहते हैं देख इसमें तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रखूंगा, लेकिन तू अपने मुहिम में मुझे भी अपने साथ रखना। उसके बाद पुष्पा महेंद्र की दुकान पे आती है। तो देखती है कि महेंद्र काफी तनाव में आयुषी जी से फोन पर बात कर रहा है। उधर से आयुषी जी गोलू को पेरिस किसी कार्यक्रम में ले जाने की बात कर रही हैं और इधर से महेंद्र कह रहा है कि अब गोलू आपके साथ कोई कंसर्ट नहीं करेगा, कोई प्रोग्राम नहीं करेगा, आप भूल जाइए और बार बार मुझे फोन करके तंग मत कीजिए। तो आयुषी जी कहती हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं महेंद्र जी, क्योंकि गोलू एक होनहार लड़का है, मुझे उसके लिए करने दीजिए। उसके बाद महेंद्र नाराज होकर फोन रख देता है तनाव में। तो पुष्पा उससे इसका कारण पूछती है। तो महेंद्र पुष्पा को वो सारी बातें बताता है जो कि पीछे में घटित हुई थी, यानी कि जब पुष्पा रानकी गांव गई हुई थी पाटन, तब घटित हुई थी। सारी बातों को जानने के बाद पुष्पा भी रो पड़ती है। वो कहती है कि ये आयुषी जी क्या कह रही हैं, वो क्यों गोलू को गोद लेना चाहती हैं, हजारों बच्चे उन्हें गोद लेने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन फिर आगे वो महेंद्र को कहती है कि देख महेंद्र, आयुषी जी को तो मैं गोलू तुझसे लेने नहीं दूंगी, वो किसी भी कीमत पर गोद तो मैं उन्हें लेने नहीं दूंगी। लेकिन एक बात मैं तुझे भी कहती हूँ कि ये बात उनकी सही है कि गोलू एक होनहार लड़का है और उसे आगे बढ़ने के लिए अगर वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो उनका सपोर्ट लेने से तुझे पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इस पर महेंद्र कहता है कि इसके बदले में वो मुझसे गोलू को पाना चाहते हैं। तो उसे दिलासा देती है पुष्पा कि तू तू मुझ पर भरोसा रख महेंद्र, ऐसा कभी नहीं होगा, तेरा गोलू तेरा है और तेरा ही रहेगा। तू मुझ पर भरोसा रख और गोलू का करियर बनने दे। गोलू एक अच्छा बच्चा है और जिंदगी में वो अपने पैरों पे खड़ा होगा तो तुझे भी खुशी होगी, और तेरा गोलू को तुझसे कभी कोई अलग नहीं करेगा, तू बप्पा पे भरोसा रख। अब आगे की कहानी में दिखाया गया है कि वीरेंद्र सेतलवाड़ जो है वो मुंबई आता है और यहाँ पे ऑर्बिट कॉलेज की जो प्रिंसिपल है त्रिपाठी मैडम, उनको अपने चैम्बर में बुलाता है और उनसे कहता है कि मैडम ऐसी बात है कि पुष्पा का हाथ काफी घायल हो चुका है और वो अब शायद यहाँ पर क्लास नहीं कर सके, उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। तो ऐसे में जो उनका जगह खाली होगा पुष्पा जी का, आप कोशिश कीजिए कि उसकी जगह कोई अच्छा सा कैंडिडेट का एडमिशन हो जाए। अगर कोई अच्छा सा कैंडिडेट आ जाएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो त्रिपाठी मैडम जो हैं वो काफी आश्चर्यचकित होती हैं, चूंकि ये ट्रस्टी है वीरेन सेतलवाड़। तो वो कहती है कि ठीक है सर, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। लेकिन त्रिपाठी मैडम को थोड़ी सी चिंता भी हो रही है, फिर भी वो वहां से उस वक्त चली जाती हैं। इधर पुष्पा घर आती है और किचन में जाती है तो देखती है कि राशि खाना बना रही है और बाकी तो बच्चे टिफिन उफिन पैक कर ही रहे हैं, लेकिन वो लोग अपने लिए भी खाना बना रहे हैं। तो पुष्पा कहती है कि रहो, मुझे भी थोड़ी मदद करने दो। तो बच्चे कहते हैं कि नहीं मम्मी, हम लोग कर लेंगे। लेकिन पुष्पा नहीं मानती है और वो कहती है कि आज की रोटी मैं बनाऊंगी। तो बच्चों को लगता है कि मम्मी इतने घायल हाथ से कैसे रोटी बनाएगी। तो पुष्पा कहती है कि तुम लोग यहीं खड़े रहो और देखो कि मैं कैसे बनाती हूँ। और उसके बाद पुष्पा किशोर कुमार का बहुत अच्छा एक गाना लगा देती है, जीवन से ना हार बंदे, कोई गाना है किशोर कुमार का जो काफी अच्छा है, उसे लगा देती है। और उसके बाद बहुत ही आराम से, यानी कि थोड़ा टेक्निक लगा के वो रोटियों को सेकती है। अब बच्चे जो है मम्मी को देख रहे हैं कि मम्मी कितने इस तरह से घायल हाथों से भी किस प्रकार से कभी कोहनी से काम ले रही है, कभी दांतों से पकड़ रही है किसी चीज को,
और इस तरह से वो रोटियां सेकती है बच्चों के लिए। तो बच्चे मम्मी के हौसले को देख के बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तू सचमुच में पुष्पा इम्पॉसिबल है। अब आगे के सीन में दिखाया गया है कि चिराग अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, तभी वहां पे रिद्धि आती है और कहती है कि तुमने क्या आर्टिकल लिखा था, वो नरहरि बापोद्रा के बारे में, एकदम हिट आर्टिकल थी। जानते हो चिराग, मैं भी ऐसा ही एक आर्टिकल लिखना चाहती हूँ जिसमें कि दम हो। तो वो चिराग से कोई आइडिया मांगती है, तो चिराग कहता है कि अगर तू महिलाओं के बारे में लिखेगी तो उन पुलिस अफसर महिलाओं के बारे में लिख जो कि समाज के लिए इतना कुछ करती हैं और उसके बाद साथ साथ अपना घर परिवार भी देखती हैं। पुलिस अफसर की नौकरी करना और साथ में घर परिवार को भी देखना, इसमें बहुत दमदार स्टोरी छिपी हुई है। तो उस पर रिद्धि कहती है कि यार तुम्हारे पास इतने अच्छे अच्छे आइडिया आते कहाँ से, सही में तूने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। तो चिराग कहता है मैं जुगाड़ू मम्मी का बेटा हूँ, तू मेरी मम्मी से नहीं मिली है ना, मेरी मम्मी के पास एक से एक आइडिया होता है। तो इस पर रिद्धि कहती है कि तब फिर क्यों ना मैं तुम्हारी मम्मी पे ही आर्टिकल लिखूं, एक जुगाड़ू मम्मी। तो चिराग हंस देता है और कहता है कि तू पुलिस अफसर पर लिखना चाहती है ना, मैं तेरी मदद करूंगा। तो रिद्धि खुश हो जाती है और कहती है कि मैं कभी तेरी मम्मी से भी मिलने चलूंगी। तू इतनी तारीफ करता है अपनी मम्मी की, तो एक बार तो देखना बनता है ना कि भाई वो कौन जुगाड़ू मम्मी है जिन्होंने अपने बेटे को भी इतना जुगाड़ू बना दिया है, इतना तेज दिमाग का बना दिया है। तो चिराग कहता है जरूर मिलवाऊंगा, कोई दिन मौका लगने दो तो जरूर मिलवाऊंगा। अब इसके आगे की सीन में दिखाया गया है कि पुष्पा बापोद्रा के पास जाती है और कहती है कि बापोद्रा अभी मैं कुछ दिनों के लिए वो जो कमरा नया ली हूँ दिलीप वाला, वर्कशॉप बनाने के लिए उसे छोड़ना चाहती हूँ। अभी मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरा हाथ कब तक ठीक होगा और कब तक मैं पटोला का काम शुरू करूंगी। तब तक तो किराया चढ़ता ही रहेगा ना, तो तू अभी इस कमरे को वापस ले ले, मैं नहीं सकूंगी। तो इस पर बापोद्रा कहता है कि ऐसा नहीं होता है, तू तुझे तुझे जब मन किया तू ले लेगी, जब मन करेगा छोड़ देगी, ये कोई बात हुई। तेरे कहने पे ही ना मैं दिया था जब तू बोली थी, वरना मैं तो दूसरे को दे रहा था। तो पुष्पा कहती है कि देख बापोद्रा, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तू मेरा साथ दे, ये कमरा अभी के लिए तू ले ले, फिर कभी जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगी, लेकिन अभी मैं इसका किराया तक नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि जब इनकम ही नहीं है तो किराया कहाँ से दूंगी। तो बापोद्रा कहता है कि नहीं, 3 महीने का जब तक तू किराया नहीं देगी मैं भी रूम वापस नहीं लूंगा। उसके बाद बापोद्रा जो है वो सुशीला बीच में पुष्पा का पक्ष लेती है, पुष्पा के साइड से बोलती है। तो वो सुशीला को भी डांट देता है और कहता है कि अपनी सहेली का पक्ष लेगी तो तू समझ ले, और अभी तू इस चाल की मालकिन नहीं बनी है और तू मालकिन कभी बनेगी भी नहीं। उसके बाद बापोद्रा जो है गुस्सा करता हुआ वहां से चला जाता है। ये सब कुछ को देखकर प्रार्थना को अच्छा नहीं लगता है। पापोद्रा के जाते ही प्रार्थना जो है वो पुष्पा के पास आती है और कहती है कि आंटी, मैं समझ सकती हूँ आपकी मुश्किल को, आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। और प्रार्थना को ऐसा कहते हुए देखकर सुशीला को अच्छा लगता है। फिर प्रार्थना जो है वो चली जाती है चाय बनाने के लिए। तो सुशीला पुष्पा से कहती है कि देखा, सास की दिक्कत उसे देखी नहीं गई, कितना प्यार करती है वो तुझसे। तो सास का नाम आने से पुष्पा को थोड़ा सा आश्चर्य होता है और वो सुशीला से कहती है तो क्या तू राजी है प्रार्थना और चिराग की शादी के लिए। तो सुशीला कहती है हाँ, मुझे चिराग पसंद है, उसके जैसा दामाद अब मुझे कहाँ मिलेगा। तो फिर पुष्पा कहती है यानी कि चिराग और प्रार्थना के मामले में अब सिर्फ बापोद्रा का ही राजी होना रह गया है। तो सुशीला कहती है कि हाँ, बस अब उनका ही राजी होना रह गया है और वो राजी होंगे नहीं, मुझे मालूम है कि वो जितना नापसंद करते हैं चिराग को, शायद ही वो राजी हों। तो पुष्पा कहती है कि सुशीला ऐसा मत बोल, कोशिश करेंगे कि बापोद्रा भी राजी हो जाए तो ये बच्चे भी खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएं। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी बस यहीं तक थी। आगे की कहानी में यानी कि अगले दिन के एपिसोड में यही दिखाया जाएगा कि किस तरह से राशि को एक लड़का है जो पीछा कर रहा है और वो कॉलेज में राशि को दिखाई देता है। तो राशि को लगता है कि वही लड़का है जो उसे मैसेज करता है और राशि उसके पास जाएगी और उसके जो उसने जैकेट में कैप पहना हुआ है उसे
हटाने का प्रयास करेगी और वो हटा भी देगी। लेकिन कैप हटाने के बाद उसे जो लड़का दिखाई देगा उसे देखकर राशि हैरान हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कल की कहानी में यही है। तो कल की कहानी मैं फिर अपनी आवाज में लेके आऊंगी आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।